स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है ये दो चीज़ों को लेकर है। कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ ग्रेट कन्फ्यूज़न इन देयर माइंड, सो लेट मी मेक देम क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए और मैं अपने सही आर्ग्यूमेंट से आपको उस चीज़ के लिए कन्विंस कर लूँगा। मुझे बताएं, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं या बिलीव करते हैं वो क्या होती है क्या नहीं होती है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो पर्पस जो है इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। वो 10th भी है और 12th भी है, इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, हम कुछ सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे उनके। हम क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को ये आ रहा है कि सर जो ये क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है बोर्ड की तरफ से, कितने परसेंट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कुछ कह रहे हैं 50% आएंगे, कुछ कह रहे हैं 70% आएंगे, कुछ कहेंगे कहेंगे कि 100% आएंगे। तो एक्चुअल में धरातल वाली बात क्या है या रियलिटी वाली बात क्या है कि वाकई में ये क्वेश्चन बैंक इतने इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की आ रही है, खास करके उन स्टूडेंट्स की जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनकी इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ मीडियम से 10th वाले कहीं से कहीं तक कनेक्ट नहीं हो पाए, या कम से कम स्टूडेंट कनेक्ट हो पाए, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर 12th लेवल पर वो दिक्कत है तो 10th लेवल पर भी होगी। तो सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सबके लिए कॉमन है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर हम अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी हम इस चीज़ को निपटाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर कोई फेक वाली बात नहीं होगी। हर एक चीज़ जो है वो रियलिटी के साथ मैं आपको कनेक्ट करके और रिलेट करके बताऊँगा, तो आपको सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे और आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा। जनरली हमें पता है कि जो इंग्लिश है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अवर मदर टंग। ये हमारी मदर टंग नहीं है, ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सपोज़ करिए आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, या हिंदी है, या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, आप याद करिए वो दिन कि उस लैंग्वेज में आपको बोलना किसने सिखाया। क्या कोई स्पेशल क्लास आपने ली थी? क्या स्पेशल ट्रेनिंग उसके लिए ली थी? किस स्कूल ने या किस कॉलेज ने आपको या किस इंस्टीट्यूशन ने आपको उस लैंग्वेज में बोलना सिखाया? नहीं। आपका आंसर होगा नहीं सर, ये हम जो है वो स्वतः ही सीख गए। यानी कि सिस्टमैटिकली जो चीज़ें चलती रही, लाइफ आगे बढ़ती रही, हम बड़े होते रहे, हम लोगों को सुनते रहे और हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। हमें किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि सर हम बहुत कमज़ोर हैं इंग्लिश में या किसी अदर सब्जेक्ट में कमज़ोर है, हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती है, तो उसका भी मैं कारण बताऊंगा कि क्यों याद नहीं रहती है। एक्चुअली में आप दो तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं। एक आपकी इंटेंशन के ऊपर होता है, डिपेंड करता है, और एक आप एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जब आप किसी चीज़ के लिए इंटेंटिव होकर, यानी कि पूरी तरह से उससे फोकस्ड होकर चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आपका एक इंटेंशन रहता है, इसलिए आप उनको पढ़ते हैं। यानी कि जैसे सपोज करिए आप इंग्लिश को रीड कर रहे हैं, इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं, ऐसे याद कर रहे हैं, एप्लीकेशन याद कर रहे हैं, तो आपकी एक पर्टिकुलर इंटेंशन होती है, और वो इंटेंशन ये होती है कि मैं ये पढ़ लूँ ताकि मुझे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स? तो जनरल जो प्रॉब्लम है आपकी, वो उसका प्रॉब्लम की जड़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। याद करिए कौन सा ऐसा दिन था जब आपने घर पर इंग्लिश का जो बुक है, टेक्स्ट बुक, वो उठाई और उसके लेसन को रीड किया। आप बता दीजिए मुझे। और अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो आपकी ये शिकायत जो है कि मुझे इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, वो नहीं होगी, ठीक है? हम सिर्फ क्या करते हैं कि जब टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश की बुक ओपन करते हैं, उसको रीड करते हैं उसी समय, और वहाँ पर भी हमें टीचर के चेहरे पर देखते रहते हैं, ना कि हम सेंटेंस वाइज बुक में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन सी लाइन पढ़ी जा रही है और कौन सा एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, ठीक है? हम इस चीज़ पे ध्यान कभी नहीं देते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम इंग्लिश को फ्रेंडली लेते ही नहीं है, हम उससे डरते हैं, और हम सिर्फ उसको तब पढ़ते हैं जब हमारी एग्ज़ाम्स आती है, ठीक है? तो इसलिए वो प्रॉब्लम आपकी बनेगी, जो कि त्यों बनी रहती है। दूसरी प्रॉब्लम इंग्लिश में ये है कि मैक्सिमम एमपी बोर्ड के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल्स में भी अच्छा टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ाने वाला कम से कम मिलता है, या बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा टीचर मिलेगा। जनरली स्पेशल इंग्लिश वालों के साथ ऐसा होता है कि उनको सिर्फ समरी बता दी जाती है, या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ भी ऐसा होता है कि उनको ग्रामर्स पढ़ा दी जाती है और चैप्टर्स के ऊपर उनको ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि लिटरेचर पार्ट को नगण्य कर दिया जाता है, ना के बराबर कर दिया जाता है। सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं उनसे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। इवन जिस लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, जिस हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, जिस भाषा में,
मैं खुद जानता हूँ कि उसके सारे ग्रामेटिकल रूल मुझे नहीं पता है, उसका व्याकरण मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं परफेक्टली आपके सामने हिंदी बोल पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं मैं सही हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जिस भाषा को बोल रहे हैं उसके अगर व्याकरण में अगर आप फंस जाएंगे, ठीक है, उसके ग्रामेटिकल रूल्स में फंस जाएंगे, तो आप वो लैंग्वेज को हमेशा हार्ड भी पाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये लैंग्वेज बहुत टफ है और इसको सीखना लगभग नामुमकिन है या असंभव है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। आपको पता है मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने लिटरेचर को एक्सप्लेन किया है, एंड आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। सो मेरा ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं उस बेच से पढ़ा हूँ, या उस टाइम में मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी जहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट तक नहीं था। यानी कि मैंने अपने अल्फ़ाबेट्स जो है वो पहली बार इंग्लिश में 6 क्लास में सीखे, ठीक है। उसके बाद 6 क्लास में मैंने वो सीखा जो आप आजकल नर्सरी एलकेजी से सीखते आए हैं, ठीक है। मैंने किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टडी नहीं करी है, मैंने हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करी है। बट उस समय के जो टीचर्स थे वो कड़ी मेहनत करते थे, आज भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो कि कड़ी मेहनत करते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग के भरोसे रहते हैं और इसलिए वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जाते हैं। जैसे कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने मेजर 3 सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके 3 मेन सब्जेक्ट पर आप ध्यान देते हैं, रेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स जो आपके रहते हैं लैंग्वेजेस के उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश को छोड़कर अगर हिंदी का भी कोई क्वेश्चन आपसे करता हूँ तो आई एम श्योर कि मैक्सिमम आप में से वो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ग्रामेटिकल से अगर रिलेटेड होगा तो, ठीक है। तो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप ओवरऑल सेंटेंस के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो थोड़ी सी चीज़ें आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए, टेंसेस आपको पता होना चाहिए, इसके बाद आपको आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए। और वोकेबुलरी स्ट्रांग तब होगी जब आप रेगुलर रीड करेंगे, क्योंकि देखिए आप किसी भी वर्ड को, नए शब्द को जब सीखते हैं तो वो एक बार अगर पढ़ लिया आपने, एक बार मीनिंग देख लिया तो वो आपको याद नहीं रहता है। एक्चुअल में रिपीटेशन में जब वो होगा तब ही वो याद होगा। सपोज करिए आपको आपके घर से फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर दूर कहीं छोड़ दिया जाए, क्या आप अपने घर नहीं लौट सकते अकेले? बिल्कुल लौट पाएंगे। क्या आपने अपना घर का रास्ता नहीं देखा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल देखा है घर का रास्ता, क्यों नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपके घर का रास्ता आपको कैसे याद है? आपका घर का रास्ता आपको इसलिए याद है क्योंकि आपने वो लर्न नहीं किया है, आपने वो रटा नहीं है, आपने एक्चुअली में उसको एब्जॉर्व किया है, अपने अंदर ग्रहण किया है। सपोज करिए कि आपने किसी क्लॉथ को, एक कपड़ा लीजिए और पानी में डुबो दीजिए, पानी में डुबो कर निकाल लीजिए। क्या उस कपड़े आपको जब बाहर निकालने के बाद क्या दिखेगा? कपड़ा दिखेगा या पानी दिखेगा? आप कहेंगे सर कपड़ा ही दिखेगा, पानी तो नहीं दिखेगा। तो कपड़े में पानी है, जबकि क्योंकि कपड़ा आपने पानी में डुबो के निकाला है, ठीक है। तो कपड़े में पानी है लेकिन पानी आपको नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कपड़ा ही नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? क्योंकि पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब है, ठीक है। तो उसी तरह से नॉलेज का भी होता है, उसी तरह से किसी चीज़ को सीखने का भी होता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी रीडिंग को बढ़ाइए। देखिए अभी तो एग्ज़ाम आने वाली है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, तो अभी तो आप एग्ज़ाम इंटेंसिव पढ़ लीजिए, जैसे भी आपका बनता है आप रट सकते हैं, लिख लिख के पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन फ्यूचरिस्टिक बनिए, अभी को नहीं बल्कि आप फ्यूचर को संवारने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आने वाला जो फ्यूचर है उसको आप ब्राइट कर सकते हैं। अभी कई सारे स्टूडेंट्स ये है कि अभी एग्ज़ाम का टेंशन खत्म हो जाए उसके बाद तो मैं इंग्लिश को देखूंगा नहीं, उसके बाद आप इंग्लिश को रख देंगे अलग से, तो फिर जो कि त्यों आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है। और नेक्स्ट ईयर अगर आप 10th से 11th में आ रहे हैं, 9th से 10th में आ रहे हैं, या 11th से 12th में जा रहे हैं, या 12th से कॉलेजेस में जा रहे हैं, आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम जो है जस की तस बनी रहेगी। तो आप रीडिंग करना शुरू करिए, जितना आप ज़्यादा रीड करेंगे आपको सेंटेंस पैटर्न पता चलेगा, किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो रीडिंग एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप जब रीड करेंगे तो आपको पता है कि आपको समझ में चीज़ें नहीं आएगी, आप बोलेंगे सर हम रीड करते हैं बट क्या पढ़ रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि दिन भर में हम ऐसे कई सारे काम करते हैं जो कि हमारी समझ के परे रहते हैं, जो कि किसी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और हमारा टाइम फोकट में वेस्ट होता है वहाँ पर। तो 5 मिनट 10 मिनट और वेस्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है अगर आप इंग्लिश को रीड कर रहे हैं। दूसरा, आप हर दिन 1 से 2 वर्ड नए सीखिए, 1 से 2 वर्ड के मीनिंग देखिए और 1 से 2 वर्ड को आप अपनी डेली रूटीन में आप यूज़ करिए। आज की डेट में अगर आप इलिटरेट पर्सन के पास भी बैठेंगे और उससे बात करेंगे तो कोई ना कोई इंग्लिश का वर्ड वो भी यूज़ कर लेता है। तो आप तो अभी लर्निंग कंडीशन में हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन ट्राई इट, आप ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली स्लोली आपकी जो लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, कोई सी भी आप इंप्रूव करना चाहते हैं वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है।
तो ये तो हुई चीज़ इंग्लिश की, और ये प्रॉब्लम आपकी कि जिसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप ऐसे की बात करते हैं, आप हमेशा ऐसे रटते हैं जैसे कि हम बचपन में स्टार्टिंग में हमें काऊ का ऐसे रटवाया जाता है। क्या आपने गाय गाय को कभी नहीं देखा? क्या काऊ को आपने कभी नहीं देखा कि उसके 2 सींग होते हैं, एक पूँछ होती है, वो दूध देती है, वो घास खाती है, लेकिन फिर भी हम उसे ऐसे को जो है बार-बार रटते। इट हैज़ 4 लेग्स, इट हैज़ 2 हॉर्न, हम हर एक चीज़ जो है वो बार-बार रटते थे। तो हमारी रटने की आदत पड़ गई है। आप उस आदत को छोड़िए, आपको जो चीज़ याद है उसको फॉर्म करने की कोशिश करिए, उसको बनाने की कोशिश करिए, जो कि हम बहुत ही कभी-कभार करते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो करते हैं वो बहुत अच्छा उनको मिलता है। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक पर आ जाते हैं कि एमपी बोर्ड ने नई क्वेश्चन बैंक जो है गवर्नमेंट के एक पोर्टल है विमर्श पोर्टल, वहाँ पर अपलोड करी है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो भी क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है उसमें इंग्लिश मीडियम का कुछ भी नहीं अपलोड किया गया है, सभी हिंदी मीडियम में अपलोड की गई है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो है उनको खासी दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। मैंने ट्राई किया है, कुछ कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट को ट्रांसलेट मैंने कर दिया है, अकाउंटेंसी को कर दिया है, बिजनेस स्टडी को कर दिया है, और इकोनॉमिक्स को कर दिया है। तो उसका पीडीएफ जो है मैं वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में भी व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो उसके ऊपर आप मैसेज करके और ले सकते हैं। वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप ट्राई करिए, अच्छा बेटर कोशिश करिए, डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के माइंड में है कि सर ये क्वेश्चन बैंक में से आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि 50% आएगा, कुछ बोल रहे हैं 70% आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो फेक है, कुछ बोल रहे हैं कि 100% आएगा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने 10th क्लास के हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक को ओपन करके देखा है, ठीक है। 10th में भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सोशल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो इन 3 सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे अच्छे से पता होगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट की जब मैंने क्वेश्चन बैंक को ओपन करके देखी, तो मैंने देखा कि केवल और केवल वो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं जो कि यूजुअली हर बार एग्जाम में आते हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन बैंक नहीं आती और कोई किसी टीचर से आप अगर इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि सर सोशल आप पढ़ाते हैं और सोशल साइंस के या सामाजिक विज्ञान के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। साइंस वाले टीचर से मैंने डिस्कस किया कि सर ये बताइए कि ये क्वेश्चन बैंक किस तरह की है, जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं और जिनको एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस पर्सन से और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से है उससे आप राय लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग, या मैं ये कहूँगा कि मेरा जो एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान नहीं लेता हूँ जिसका ज्ञान उस मैटर में बहुत कम हो, ठीक है। हमेशा ही आपको ज्ञान जो लेना चाहिए वो ऐसे एक्सपर्ट से लेना चाहिए कि जिसको उसके बारे में एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, ठीक है। वो जानता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप उससे पूछिए, आप हर किसी से मत पूछिए। हर कोई अपनी ओपिनियन बता देगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसने क्वेश्चन बैंक को ओपन करके भी नहीं देखी और आपसे बोल देगा कि भैया आ गया इसमें से पेपर, ठीक है, या नहीं आ गया। तो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप डोंट वरी रहिए, जो भी आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं डेफिनेटली आपका 100% पेपर उसी में से बनने वाला है, क्योंकि उसमें सारे वो क्वेश्चन इंक्लूड है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो नहीं आते हैं, इरेगुलर क्वेश्चन है, वो भी उसमें इंक्लूड है। तो सारे रेगुलर क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं जिन पे पेपर बनता है वो तो 100% उसमें इंक्लूड है। दूसरी अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास के मैंने इंग्लिश जो स्पेशल है उसका कोई क्वेश्चन बैंक नहीं आया, लेकिन इंग्लिश जनरल का क्वेश्चन बैंक आया है, वो मैंने देखा है। उसमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है जो हमेशा आते रहते हैं या जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल उस क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ लीजिए, 100% मैं कहता हूँ कि आपको उसी में से क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंसी मैं खुद पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में 11th 12th में, तो वो अकाउंटेंसी को आप देख लीजिए, उसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं ये कह सकता हूँ कि 99 भी नहीं 100% पेपर उस क्वेश्चन बैंक में से आएगा। स्टूडेंट्स, आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, सो मैं उसी बेसिस पर आपको बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में मैं पढ़ाता हूँ उसी के बारे में मैं बात करूँगा, दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरह की थ्योरीज होती है, क्या है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो एवरीथिंग विच इज़ अपीयर्ड इन योर क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली पूरा पेपर जो है आपका उन्हीं में से बनेगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले साल, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाल के दिए और कुछ क्वेश्चंस निकाल के दिए थे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। पूरा पेपर में सारे ऑब्जेक्टिव्स, लगभग 95% ऑब्जेक्टिव्स और 95% क्वेश्चंस उसमें से फंसे, पूरे एग्ज़ाम में आए। और जब मैंने उन क्वेश्चंस को मैच किया आपकी क्वेश्चन बैंक से, तो लगभग सारे क्वेश्चंस वो के वही आपकी क्वेश्चन बैंक में है। सो इट इज़ प्रूव कि आपकी क्वेश्चन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए गए हैं। डेफिनेटली बिजनेस स्टडी का
अगर आप देखते हैं तो बिजनेस स्टडी का पेपर डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक में से बनने वाला है। लास्ट हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप डीपली नहीं पढ़ते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कोई भी चीज़ है उसको आपको समझना होगा, तभी जो है आप उसका आंसर दे पाएंगे। डिटेल्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं और डेफिनेटली वही क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली वो आपके इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से दे रखे हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी समझ के परे हो। अगर आपने डिटेल में उसको स्टडी किया है, इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ा है, सिर्फ एग्जाम इंटेंसिव छोड़कर अगर आपने उसको कैरियर इंटेंसिव लेकर पढ़ा है, यानी कि ओवरऑल नॉलेज लेने के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, ओवरऑल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए, डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए अगर आपने उसको पढ़ा है, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपने पढ़ा है, उसके एग्जाम्पल्स देखिए, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इकोनॉमिक्स में वो होती है एग्जाम्पल्स। अगर आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट ए सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, इलस्ट्रेशंस जो है वो देना ज़रूरी है, ठीक है, इंस्टेंसेस आपको लेना ज़रूरी है, रियल लाइफ से जुड़े हुए इंस्टेंसेस जो एग्जांपल्स है वो आपको इंक्लूड करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि नेसेसिटी की जो आइटम्स होते हैं वो फूड होता है, ठीक है, क्लॉथ्स होते हैं और हाउसिंग होती है, लॉजिंग होती है। तो ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर आप इनका आंसर जो है वो लिख सकते हो और कहाँ पर इसको, कार है, ठीक है, कार एक लग्जरियस आइटम्स में आती है, ठीक है, फैमिली के यूज़ के लिए अगर कोई यूज़ करता है तो वो आपको कंफर्ट देने वाली चीज़ों में आती है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस की क्या होती है, कंज्यूमर का एक्चुअल में मोटिव क्या रहता है और प्रोड्यूसर का मोटिव क्या रहता है। इन दोनों मोटिव को अगर आप समझेंगे तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी समझ पाएंगे, यानी कि उपभोक्ता संतुलन को भी समझ पाएंगे, और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यानी कि उत्पादक का इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन भी आप समझ पाएंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप उसको डीपली पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को इसीलिए आती है क्योंकि वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है या ठीक से वो लोग जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। शुरुआत में जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ने जाते हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ें आती है, क्योंकि आप ओवरऑल उस चीज़ में को एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उस फेनोमेना से या आप उस सिचुएशन से बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हो। जैसे जैसे चीज़ों को आप इकोनॉमिक्स की नज़र से देखने लगोगे आपको हर चीज़ समझ में आना लगेगी। आपका नज़रिया बदलिए, क्योंकि अभी तक आप पढ़ रहे थे कुछ और पढ़ रहे थे, अभी आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ किया है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करना पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की बात करें, स्पेशल इंग्लिश की, तो उसका कोई जो क्वेश्चन बैंक है वो अभी आया नहीं है, ठीक है। मैंने अपने थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल करवाए हैं। मैं इंग्लिश स्पेशल भी टीच करता हूँ, इंग्लिश जनरल भी मैंने टीच करी है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप अगर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं तो डोंट वरी, आप जहाँ पर जिस सोर्स से ट्रस्ट कर सकते हैं उस सोर्स से क्वेश्चंस लीजिए और वहाँ से आप स्टडी करिए। आप जिस भी हम बोल सकते हैं कि एक ऐसे सोर्स से अगर आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके, और एक ऐसे टीचर से लेते हैं जिनको एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ें हैं, तो आप मैच करके देखिए, ठीक है, कितने क्वेश्चंस जो है वो मैच हो रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट और मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तो ये 100% दो लोगों की सोच नहीं मिलती है, लेकिन 80% अगर मिलती है तो मैं भी ठीक हूँ और वो भी ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इन चीज़ों की अफवाहों को छोड़िए। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे सपोज़ करिए अभी कल फ्राइडे है, यानी कि आने वाला दिन जो है 10th ऑफ अप्रैल से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इवनिंग 6 PM से लेकर मंडे को 6 AM तक जो है वो टोटल लॉकडाउन रहेगा, यानी कि आपके स्कूल से लग नहीं पाएंगे। दूसरा एक कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में भी है, आपके दिमाग में भी होगा कि गवर्नमेंट स्कूल की 10th और 12th की प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है वो 12 अप्रैल से होना थी, इसके बाद 12 अप्रैल से ही 9th और 11th की फाइनल एग्ज़ाम होना था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो बोर्ड है उसने डिसाइड किया है कि जो 9th और 11th है वो अपने घर पे पेपर ले जाकर या प्राइवेट स्कूल जो है वो ऑनलाइन बेसिस पर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनने कर लिए एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़। अब 12th और 10th का जो हुआ कि वो एग्ज़ाम जो है प्री बोर्ड उनकी वो कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट को स्कूल नहीं बुलाना चाहते, बट क्लियरली एग्ज़ाम नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने या बोर्ड ने क्लियरली कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला है कि स्कूल नहीं लगेंगे। तो अब सीधा सा कन्फ्यूज़न ये है कि भैया स्कूल जब नहीं लग रहा है, मतलब एग्ज़ाम जब नहीं हो रही, इसका मतलब स्कूल नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो क्लासेस फिर कैसे कंटिन्यू करें? तो क्लासेस अगर कंटिन्यू करें तो एग्ज़ाम लेने में क्या दिक्कत है?
I'm very confused and lots of people are confused on this decision. इस डिसीजन पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और सिंपल सी बात यही है, आप समझने की कोशिश करिए कि जब एग्ज़ाम ही नहीं स्कूल में नहीं हो रही है, बच्चों को बुला नहीं सकते एग्ज़ाम लेने के लिए, तो बच्चों को क्लासेस लेने के लिए स्कूल में कैसे बुला सकते हैं? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो चीज़ है ये, और हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है, एक विरोधाभास हो रहा है, खुद के डिसीजन में गवर्नमेंट के विरोधाभास हो रहा है. सो you need not to understand this fact. You just focus on your examination. अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो you will get an opportunity to make a good progress in your subjects. So best of luck students.